हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग परीक्षाओं के बाद में अप्रैल महीने में कक्षा 10वीं की पढ़ाई कक्षा 9वीं पास करने के बाद कैसे करें इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा शैक्षणिक कैलेंडर आ गया है, मतलब स्कूल कैलेंडर आ गया है और उस स्कूल कैलेंडर के अनुसार हमारे अप्रैल महीने में 2 यूनिट की जानी है। कक्षा 10वीं की सत्ता में साझेदारी पहली यूनिट राजनीति विज्ञान की और दूसरी होना है अर्थशास्त्र की विकास वाले अध्याय से, यानी 2 यूनिट अप्रैल में, 2 यूनिट जून में और 2 यूनिट जुलाई में। इसके बाद 18 अगस्त से शुरू हो जाएगी तिमाही परीक्षा। पता नहीं आप लोग स्कूल जाकर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो बच्चे कक्षा 9वीं या 8वीं से पास होकर के 9वीं में या 9वीं से पास होकर 10वीं में आए हैं, आप लोग ये समझ सकें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति या अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ना है। चलिए अपन बात करेंगे आज राजनीति शास्त्र के बारे में। पिछले कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान की जो समझ है उसका पहला भाग, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने शुरुआत इस वीडियो में जिसको अपन ने राजनीति विज्ञान के रूप में पहला देखा था कि अब तो राजनीति होगी, इसमें हम लोकतंत्र कैसे आया, यानी संसार में अब तक जितनी भी शासन पद्धतियां हुई हैं या वर्तमान में पूरी दुनिया में जितनी भी शासन पद्धतियां प्रचलित हैं, उन सभी शासन पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है लोकतंत्र। इसीलिए हमको इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो कक्षा 9 में हम पढ़ते हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, अर्थात लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 9 में और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 10वीं में। ये पूरा एक साथ चलता है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अब असली राजनीति क्या होती है। आइए हम इसको समझते हैं और यह है राजनीतिक समझ का भाग 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका राजनीतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम जो आपको दिखाई दे रहा है। ये राजनीति विज्ञान का कक्षा 9 का पाठ्यक्रम है, ये कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है। कक्षा 9 का पहला अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, इनको अपन थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जबकि कक्षा 10 के अंतर्गत पहला अध्याय होगा सत्ता की साझेदारी, दूसरा है संघवाद, तीसरा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, फिर है राजनीतिक दल और अंत में हम देखेंगे लोकतांत्रिक परिणाम, यानी लोकतंत्र के परिणाम। इस तरह से चलिए अपन आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र तक की यात्रा में हमने देखा कि इसके पहले जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र नहीं था तब राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र में जो उस राज्य में रहने वाले लोग हुआ करते थे वे राजा की प्रजा होते थे। इसके बाद में हमने इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति भी घटित होती है। इसके बाद दुनिया भर में एक राष्ट्र बनने की होड़ लग जाती है और वो जो लोग हैं देश के रहने वाले वो राजा की प्रजा से राष्ट्र के नागरिक बन जाते हैं और इस तरह से राजतंत्र को हटा करके लोकतंत्र स्थापित होता है। और लोकतंत्र वही शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिकों का सम्मान होता है, जिसमें किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनता बल्कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी शासक बन सकता है। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र एक बहुत अच्छी शासन पद्धति है। तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में आपको बताएं हम सबसे पहले कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। अब इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो इस देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, सब अपने अपने काम में लगे हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण ये सारे लोग समाज के संचालन में, समाज के नियम बनाने में अपनी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं निभा पा रहे हैं, सीधे शासन नहीं कर पा रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो होता क्या है कि इनमें से बीच में से इसी हमारे लोगों के बीच में से 1 2 3 4 ऐसे लोग ये बोलने लगते हैं कि हम आपकी जगह पर आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, यदि आप शासन नहीं कर पा रहे तो आपके बदले में हम शासन करने को तैयार हैं। फिर ये पूरी जो जनता है, ये पूरी नागरिक हैं, ये पूरे लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों को हमारे देश में जैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने लोग हैं सबको वोट डालने का अधिकार दिया हुआ है बिना किसी भेदभाव के।
तो ये मतदाता जो है अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और ये प्रतिनिधि एक विधायिका होती है, वहाँ पर जाते हैं और इस तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना काम करने लगती है। उदाहरण आपने स्कूलों में देखा होगा कि यदि आपको स्कूल में एक क्लास कैप्टन का चयन करना है, आपको क्लास कैप्टन को स्कूल कैबिनेट का मेंबर बनाना है, तो आप क्या करते हैं? अगर आपके क्लास में 2 या 2 से अधिक बच्चे चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, कैप्टन बनने के लिए खड़े होते हैं, तो आप उनमें से जो बेस्ट होता है आपके अनुसार उसको चुन लेते हैं। ठीक जैसे आप अपने स्कूल कैप्टन का चुनाव करते हैं, वैसे ही हम भारत के लोग हमारे सांसद का, हमारे विधायक का चुनाव करते हैं। तो परिवार हो या स्कूल हो या देश हो, सब में इस तरह से अपन प्रतिनिधि व्यवस्था लागू कर सकते हैं। छोटी जगह जहां हो, जहां जनसंख्या कम हो, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। जैसे परिवार है, हमें गर्मियों की छुट्टियों में तय करना है कि हमें घूमने के लिए नाना जी के घर जाना है या हमें कहीं और जाना है, तो परिवार में वोटिंग कर ली और जिस डेस्टिनेशन के लिए ज़्यादा वोट आ गए वहाँ चल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन पद्धति आ जाती है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो भारत में प्रतिनिधि आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसको आप लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। इसके लिए अनेक देशों को उदाहरण दिए गए हैं। पाकिस्तान का उदाहरण मिलेगा आपको, चीन का उदाहरण मिलेगा आपको, चिले का, मैक्सिको का, जिम्बाब्वे का, ये तमाम कि लोग कहने को तो है कि भैया हमारे पास भी लोकतंत्र है, लेकिन अच्छा लोकतंत्र क्या है और बुरा लोकतंत्र क्या है, इसको समझने के लिए हमको संसार के अन्य देशों को देखना पड़ेगा जो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, और उनको कसौटी पर कसकर देखना होगा कि क्या ये वास्तव में अच्छे लोकतंत्र हैं। ये तमाम चीज़ें 9वीं क्लास में आप लोगों ने देखी होंगी और जो नए बच्चे हैं वो देखेंगे। इसके बाद लोकतंत्र लागू होता है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के खेलने के नियम होते हैं। 1 ओवर में 6 बॉल होंगी। यदि बॉल सीधे स्टंप पे लग गई तो वो आउट होगा, और किन परिस्थितियों में आउट नहीं होगा, यदि नो बॉल है तो आउट नहीं होगा, नो बॉल कब होगी, ये सारे नियम एक जानकारी में रहते हैं या लिखित में रहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे परिवार के लिए, हमारे स्कूल के लिए नियम बने हुए हैं। हमारे स्कूल में क्या नियम है? यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, पहली घंटी बजेगी, प्रेयर होगी, दूसरी घंटी बजेगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रिसेस होगी, शाम को प्रेयर होगी, घर आ जाएंगे, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क चेक करके दिखाना पड़ेगा। ये सारे रूल्स हैं। ठीक ऐसे ही किसी भी देश की जनता को चलाने के लिए, भाई बहुत बड़ा देश है, इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए नियम तो ज़रूरी है ना। तो बस यही सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं कि कोई किसी की चोरी ना करे, कोई किसी को मारे पीटे ना, आपस में झगड़े ना हो, आचार विचार व्यवहार सारे लोगों के एक जैसे हों, और अगर कोई निर्धारित संहिता का, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान जो है प्रत्येक देश के लिए आवश्यक होता है। यानी यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को तय करता है। और प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, भले किसी का लिखित हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि 1947 के पहले भारत के लिए कोई संविधान नहीं था। तब इंग्लैंड के संविधान से भारत की जनता संचालित होती थी, भारत का शासन चलता था। 1947 के बाद हमने अपना संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 से हमने हमारा संविधान लागू कर लिया। तो ये भारत के संदर्भ में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की जानकारी आपकी किताब में दी हुई है कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने, मदीबा जो है, उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति बने, संविधान बनाया, एक बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सबसे पहला आधुनिक जो जगत है, आधुनिक विश्व है, उसका पहला संविधान अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। हालांकि आपकी किताब में वो नहीं है, हमारी किताब में दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात की गई है और हमारे संविधान की बात की गई है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तमाम चीज़ें अपन देखेंगे कक्षा 9 के संविधान निर्माण में। 10वीं में आने वाले विद्यार्थियों ने इसको देख चुका होगा। इसके बाद अगला अध्याय था हमारा चुनावी राजनीति। भाई ठीक है, लोकतंत्र में राजा बनता है, तमाम चीज़ें होती हैं। चुनावी राजनीति के अंतर्गत ये देखा जाता है कि चुनाव होते कैसे हैं। भाई हमने तो बोल दिया कि 18 वर्ष से अधिक लोग जो होते हैं उम्र के, वो वोट डाल सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, उनको ऐसी कौन सी तरीके से एक तरह से फिल्टर्ड किया जाता है, उनको कैसे छांटा जाता है। तो इसके लिए एक मतदाता समिति, एक मतदाता सूची बनती है। उस मतदाता सूची में लोगों के नाम लिखे जाते हैं, फिर नाम को फाइनलाइज किया जाता है, अनंतिम सूची जारी की जाती है, दावा आपत्ति बुलाए जाते हैं। इस तरह से ये रेगुलर बेसिस पे चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ते जाते हैं, घटते जाते हैं, हटते जाते हैं और फिर चुनाव के पहले फाइनल रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। उन मतदाता सूची के आधार पर कुछ लोग डायरेक्ट उस मतदाता सूची में नाम होने के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं।
चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या तरीके होते हैं, ये तमाम चीज़ें चुनावी राजनीति वाले इस अध्याय में हम लोग देखे हैं या देखेंगे। इसके बाद हम संस्थाओं के कामकाज के अंतर्गत, जैसे सरकार की 3 शाखाएं होती हैं। अब आपके स्कूल में देख लीजिए, एक होता है कार्यपालिका यानी आपका प्रिंसिपल या हेडमास्टर। इसके बाद विधायिका के अंतर्गत आपके प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, टीचर भी जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। यानी विधायिका यानी पूरा स्कूल स्टाफ, टीचर, सारे लोग मिलकर। अब उस स्कूल स्टाफ में से कुछ टीचर्स को, कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं, वो अपनी अपनी चीज़ों के प्रभार ले लेते हैं। और साथ में फिर हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो एक अनुशासन समिति का निर्माण करते हैं। वो अनुशासन समिति वर्किंग जस्ट लाइक अ जुडिशरी, न्यायपालिका। तो इस तरह से सरकार भी 3 शाखाओं में विभाजित होती है, 3 विभाग होते हैं इसके। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका यानी लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार पर देखते हैं जाकर के, फिर राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, मंत्रिमंडल क्या करता है, राज्यपाल के क्या कार्य हैं, मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, इन तमाम चीज़ों को इसके माध्यम से हम देखेंगे। और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ें क्या है इसको देखेंगे। और कक्षा 9 में ये चौथा अध्याय चलेगा। और कक्षा 9 का अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक अधिकार, यानी अगर हमने लोकतंत्र हमारे देश में लागू किया है तो हमको कौन कौन से अधिकार होंगे। बोलने की आज़ादी होगी, शिक्षा का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, यानी स्कूल में छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिलेगा। और टीचर अगर उसे बिना कारण स्कूल में दंड देता है, अपनी बात रखने नहीं देता, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र बदलकर तानाशाही हो जाएगी। यानी लोकतांत्रिक अधिकार वही हैं जो समान अधिकार, जो मूलभूत 6 अधिकार हैं हमारे, उनके अलावा भी अन्य अधिकार हैं जो आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही मिलते हैं। अन्यथा की स्थिति में हमने फ्रांस की क्रांति में देखा हुआ है कि किस तरह से प्रिविलेज्ड वर्ग 2 थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनको विशेष अधिकार थे और आम जन को नहीं थे। फ्रांस में 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। हमारा देश भारत एकमात्र है जिसने संविधान लागू होने के दिन से ही भारत में बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय या क्षेत्रवार के भेदभाव के सभी को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया हुआ है। चलिए, इस तरह से आपने 5 अध्याय देखे। और अब अपन कक्षा 9 से कक्षा 10 में जब हम स्किप करते हैं या स्विच करते हैं, तब हम देखते हैं कि कक्षा 9 में लोकतंत्र, संविधान, चुनाव और अधिकारों की बातों को हम समझते हैं। अब जब हम कक्षा 10 में जाएंगे तो ये लोकतंत्र, ये संविधान, ये चुनाव, ये सब एक तरह से एक स्ट्रक्चर है, ये फ्रेम है लोकतंत्र को तैयार करने का। सबसे पहले हमने समझ लिया था लोकतंत्र क्या है और क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है तब समझा जब हमने बुरे लोकतंत्र को जान लिया। इसके बाद संविधान यानी लोकतंत्र को चलाना है। कई प्रकार के जाति, धर्म, वर्ग के लोग रह रहे हैं, इनको संचालित करने के लिए एक नियम बनाना जरूरी है, तो संविधान बना लिया। अब लोकतंत्र में जनता शासक का चुनाव करती है, तो वो चुनाव कैसे करे ये हमने संविधान में लिख दिया। अब उसके आधार पर हमने चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद में हमने जो संस्थाएं बनाई हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके कामकाज देख लिए और अंत में देखा कि ये हमारे अधिकार क्या हैं, हमें कर्तव्य क्या हैं, ये हमें संविधान से कैसे प्राप्त हुए हैं। ये एक फ्रेम तैयार हो गया 9वीं क्लास का। और अब 10वीं क्लास में हम इन अवधारणाओं को और अधिक गहराई से समझते हैं। मतलब यहाँ पर आता है सत्ता का बंटवारा, संघवाद, समाज में विविधताएं क्या हैं, लोकतंत्र के प्रभाव क्या हैं। यानी इन दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम को आप आपस में जोड़कर अगर देखते हैं तो हमारा जो समग्र दृष्टिकोण है वो विकसित होता है, वो एक ब्रॉड स्केल पर पहुंचता है, उसका कैनवास बड़ा हो जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं कुछ व्यावहारिक उदाहरणों से और गतिविधियों के साथ कि 9वीं से 10वीं में हम कैसे स्विच करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको 10वीं में अब आ रहा है नागरिक के रूप में सम्मान। यानी 9वीं में आपने क्या देखा, आप जो है राजा की प्रजा से राष्ट्र के नागरिक बन गए हैं। अब नागरिक के रूप में आपको सम्मान चाहिए, तो आपके साथ में कौन कौन से उपकरण या कौन कौन से टूल आपके काम में आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला है सत्ता की साझेदारी। अब भाई साहब ये देख लीजिए आप लोग कि ये सत्ता, मान लो एक पावर जो है ये है। अब सत्ता में साझेदारी सभी को चाहिए। भाई राजतंत्र जब था तो सत्ता में किसी की साझेदारी संभव ही नहीं थी, कोई सत्ता में भाग ले ही नहीं सकता था, क्योंकि राजा जिसे चाहता उसे मंत्री बनाता, राजा जिसे चाहता उसे सेनापति बनाता। हमारे संविधान में सत्ता की साझेदारी के अनेक विवरण दिए हुए हैं। जैसे कक्षा 9 से संबंध अपन देखते हैं कि कक्षा 9 में विद्यार्थी जो है संविधान निर्माण और संस्थाओं का कामकाज ये पढ़ चुके हैं। अब ये संविधान और ये संस्थाएं जो है विभिन्न अंगों की भूमिका के रूप में कैसे काम करती हैं।
यानी सत्ता की साझेदारी का मतलब है सरकार की शक्ति अलग अलग संस्थाओं और समूहों में कैसे बांटी जाती है, कोई एक समूह पूरे देश पर हावी ना हो जाए। इसमें अपन देखेंगे दो देशों के उदाहरण, श्रीलंका और भारत के संदर्भ में। श्रीलंका में सिंघली जो भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 74-75% के लगभग है, और उन्होंने अपने 18% तमिल भाषी बोलने वालों को बायकॉट कर दिया। यानी वो अल्पसंख्यक समूह को बोल दिया कि आप हमारे देश में कोई दखल नहीं दे सकते। तमिल भी हालांकि उसी देश के नागरिक थे, उन्होंने बार बार अनुग्रह किया, आग्रह किया, नहीं माना। परिणाम हो गया, आपस में गृह युद्ध चालू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया, और इतनी बुरी मुसीबत में श्रीलंका फंस गया। 2009 में बड़ी मुश्किल से उससे वह निजात पा सका। ऐसी स्थिति बेल्जियम में थी। बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ पर 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कम थी, डच वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के जो लीडर्स थे वो समझदार थे। उन्होंने निर्णय किया कि भाषाएं अपनी जगह हैं, सभी का सम्मान किया जाएगा। यानी जो सरकार बनेगी उसमें दोनों भाषा भाषी लोग अपनी अपनी संख्या के अनुसार मंत्री नहीं बनाएंगे, बल्कि अगर 50 मंत्री बनना है तो 25 फ्रेंच भाषी होंगे और 25 डच भाषी। प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। यानी इस तरह से हमने देखा कि खरबूजा कटेगा तो सबको बटेगा। यानी सत्ता जो है, अगर देश के नागरिकों को उसमें बराबर हिस्सेदारी मिल जाए, केवल बहुसंख्यक समूह ही नहीं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, सभी संप्रदायों का अगर इसमें व्यवहारिक रूप से हिस्सेदारी मिल जाए तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता। इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। यानी इसको अगर अपन चाहें तो हमारे स्कूल में भी देख सकते हैं। जैसे आपकी कक्षा में देख सकते हैं आप कि आपकी क्लास में जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी भागीदारी आपकी क्लास की जो गतिविधियाँ उसमें हो पा रही है नहीं। जिन बच्चों की गतिविधियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रगति पे करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और जिन बच्चों की गतिविधियाँ नहीं होती, बैक बेंचर्स रह जाते हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं। हमने कक्षा 9 के अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग देखा है। जो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं वो देश के लिए बोझ हो जाते हैं, और जो लोग सत्ता की साझेदारी के माध्यम से, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से फ्रंट लाइन पे आते हैं, वो देश के लिए एसेट्स यानी परिसंपत्ति की तरह काम करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी को आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद अपन देखेंगे सत्ता की साझेदारी के चित्र देखते हैं अपन। सत्ता की साझेदारी मुख्य तरह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, ताकि श्रीलंका जैसे हालात ना हो। समानता और न्याय, यानी चाहे आदिवासी हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे कोई भी ग्रुप के लोग हों। जैसे भारत में एंग्लो इंडियंस की संख्या बहुत कम है, उनको भी हमारे देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ताकि वे अपने समुदाय की बातों को वहाँ रख सकें, उनकी संस्कृति को बचाने का काम कर सकें। तो इस तरह से भेदभाव और अलगाव से बचाव हो जाता है सत्ता की साझेदारी में, और बेहतर निर्णय और नीतियाँ लागू हो जाती हैं। कुल मिला के सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा और आधार को मजबूत बनाती है। सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी हो जाती है, वे बहुसंख्यक हों, अल्पसंख्यक हों, स्त्री हों, पुरुष हों, अमीर हों, गरीब हों, शहर का हो, गांव का हो। निर्णय की प्रक्रिया संतुलित हो जाती है, न्यायपूर्ण हो जाती है, समावेशी हो जाती है, यानी उसमें सभी की इच्छा शामिल हो जाती है। इस तरह से सत्ता में साझेदारी वाले अध्याय को आप देखेंगे कि देश के एक एक नागरिक को कितना सम्मान मिलता है और मिलना चाहिए। जहां सत्ता की साझेदारी नहीं होती वहां किस तरह से सिविल वॉर होते हैं, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। अगला अध्याय है संघवाद। बहुत अच्छा अध्याय है। संघवाद का 9वीं से संबंध हम देखते हैं तो संविधान निर्माण और संस्थाओं के कामकाज के अध्ययन से पहले ही विद्यार्थी समझ चुके हैं कि सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। हमने पिछले कक्षा में देखा कि सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, यानी, और इसके अलावा हमने निचले स्तर पर हमने लोकल बॉडीज़ भी देखी हैं, पंचायतों और नगरों को। तो इस तरह से सत्ता के कितने स्तर हो गए? 1, 2, 3, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर, और इसको हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वही कहलाता है संघवाद। तो संघवाद में सरकार की जो शक्तियां हैं वह केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बांट दी जाती हैं, ताकि किसी तरह की क्षेत्रीय आवश्यकताओं की अनदेखी ना हो पाए। अब आपको सोचिए कि अगर हमको हर काम के लिए दिल्ली जाना पड़े तो शायद मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना जरूरी होता है, और विकेंद्रीकरण इस आधार पे हो कि जो बड़ी सत्ता है, यानी दिल्ली में बैठी सरकार है, हमारी केंद्र सरकार जो है, वो सारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध होकर काम करेगी, जबकि दूसरे स्तर की सरकारें जो है वे केंद्र सरकार के साथ में समन्वय बनाते हुए अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तो बनाए रखेंगे, साथ में हमारी क्षेत्रीय
परंपराओं का, क्षेत्रीय सम्मान का भी विशेष ख्याल रखेंगे। जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सारे जो हैं ये अपने देश के एक यूनिट की तरह काम करें, अपना भी विकास करें और अंततोगत्वा पूरे राष्ट्र को एक संघ के रूप में विकसित करें। यही होता है संघवाद। इसको अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 में। इसके बाद ये चित्र आप लोग देख रहे हैं कि संघवाद और सत्ता की साझेदारी को अगर अपन समझते हैं तो संघवाद सत्ता की साझेदारी का ही एक ढांचा है जो यह साझेदारी सुनिश्चित करता है। यानी संघवाद से ही सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित होती है। कैसे होती है? कुछ लोग केंद्र सरकार में काम करते हैं, कुछ लोग राज्य सरकार में काम करते हैं, कुछ लोग लोकल बॉडीज़ में काम करते हैं, फिर इनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उन विषयों पर काम करने के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है और इस तरह से लगभग सभी लोग यहाँ पर खप जाते हैं, सभी लोगों की यहाँ पर उपयोगिता साबित हो जाती है। तो इस तरह से संघवाद जो है हर क्षेत्र, हर वर्ग की आवाज़ शासन में शामिल हो सके इसलिए आवश्यक होता है। यानी सत्ता की साझेदारी का एक मूलभूत ढांचा तैयार करता है संघवाद। इसको अपन देखेंगे इस अध्याय में और आसानी से। यहाँ पर संघवाद पर अपन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता की 2 या 2 से अधिक स्तर दिखाई पड़ते हैं। ये अपन ने चर्चा कर ली है। सत्ता की साझेदारी का मतलब भी हम लोग देख चुके हैं। यानी संघवाद में सत्ता की साझेदारी क्षेत्रवार तय हो जाती है। कैसे? सरकारी स्तर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और किसी भी तरह से भाषाई आधार पर विवाद ना हो, धर्म के आधार पर विवाद ना हो, जाति के आधार पर विवाद ना हो, इन सारी विविधताओं के होते हुए भी भारत जो है एक यूनाइटेड होकर काम करता रहे, यही संघवाद की प्रमुख विशेषता है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैसे तैयार की, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे हम लोग निकल कर आए कि भारत एक संघ नहीं बन सकता और हमने बना डाला, ये पढ़ेंगे हम संघवाद वाले अध्याय में। इसके बाद आता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि कक्षा 9 में हमने लोकतांत्रिक अधिकारों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने माना था कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? सभी को समानता मिले, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, यानी लोकतंत्र सभी को समान अवसर देता है। लेकिन अभी भी भारत देश में सामाजिक रूप से जाति आधारित भेदभाव हमको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि धार्मिक विवाद जो है सांप्रदायिक रूप धारण कर लेते हैं, तो ये राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति भी इनको प्रभावित करती है। कई जाति के लोग अपने आप को सत्ता से जुड़ा हुआ बताने के लिए राजनीति से जुड़ा हुआ बताते हैं कि हमारा दबदबा है, आप हमसे जुड़िए। और एक बड़ी जातीय समूह अपने अन्य छोटी उपजातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए राजनीतिक दबदबा कायम करने की कोशिश करता है। वहीं राजनेता जो है उन जातियों को वोट में तब्दील करने के लिए उनका फायदा उठाते हैं और जातीय आधार पर किस तरह से उकसावे की राजनीति करते हैं, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक यही प्रक्रिया होती धर्म के मामले में। लेकिन जब लैंगिक मसलों की बात आती है तो आप लोगों ने देखा होगा इतने साल बीत गए हैं, महिला वोटर्स को किसी भी राजनीतिक दल ने प्राथमिकता नहीं दी है। हाँ, अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि जब लाडली बहना वाली स्कीम आई जिसमें 1250 रुपये प्रति माह है हमारे जो वोटर्स महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा है, और इस बार चुनाव में उन्होंने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है। जिन्होंने उनको उपहार दिया उनको उन्होंने वोट्स की गिफ्ट भी, रिटर्न गिफ्ट भी दी है। तो इस तरह से लैंगिक मसलों का राजनीति में उठना बहुत अच्छी बात है। लैंगिक मसले जब राजनीति में उठते हैं तो स्त्रियों का पुरुषों के समान भागीदारी का हिस्सा बढ़ने लगता है। जाति और धर्म का राजनीति में प्रकटीकरण हमेशा कष्टकारी होता है, हानिकारक होता है, लेकिन लैंगिक मसले जब राजनीति में दृष्टव्य होते हैं, राजनीति में प्रकट होते हैं, तो इसका लाभ 50% आबादी यानी स्त्रियों को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, और महिला सशक्तिकरण के रूप में वह सामने आता है। इस सारी चीज़ को हम देखेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले अध्याय में। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले राजनीति को तो प्रभावित करते ही हैं, राजनीति भी इनको प्रभावित करती है, लेकिन इन तीनों में लैंगिक मसलों का राजनीति में प्रकटीकरण सकारात्मक संदेश है। राजनीति में जाति और धर्म का प्रकटीकरण कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर देता है। ये तमाम चीज़ों को आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर देखेंगे कि संघ हो या सत्ता हो या लोकतंत्र हो, इनको बचाने के लिए राजनीतिक दल क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि चुनावी राजनीति में हमने 9वीं में देखा, संस्थाओं के कामकाज में देखा कि ये वे राजनीतिक दल ही तो हैं जिनके प्रतिनिधि सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल के ही तो सदस्य हैं।
इसके पहले अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य भी अलग अलग पदों पर आपको दिखाई पड़ते हैं। यानी राजनीतिक दल इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि वे चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करते हैं, और राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करना चाहता है। इस प्रक्रिया में वे आम जनता को भी जागरूक करते हैं, विभिन्न मुद्दों को समाज में उठाते हैं। यानी राजनीतिक दलों के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक दलीय है, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत जैसे देश में बहुदलीय व्यवस्था क्यों जरूरी है? और राजनीतिक दल अगर सब कुछ हैं तो लोग फिर राजनीतिक दलों को गालियां क्यों देते हैं? और राजनीतिक दलों को गालियां देने के साथ साथ हर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ क्यों बताता है? अगर राजनीतिक दल इतने खराब हैं तो अपने आप को राजनीतिक दल से दूर रखने वाला बताना चाहिए, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता। हर व्यक्ति अपने आप को ये बताना चाहता है, जताना चाहता है कि फलाना राजनेता मेरा करीबी है। यानी राजनीतिक दल उतने खराब नहीं हैं जितनी उनके बारे में धारणा बना ली गई है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के सामने। वंशवाद की चुनौती है, राजनीतिक दलों में परिवारवाद की चुनौती है, भ्रष्टाचार की चुनौती है, धन बल और बाहुबल की चुनौती है, आम और गरीब नागरिक कैसे चुनाव लड़ सके इसकी चुनौती है। इन चुनौतियों को सुधारना कैसे है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल वाले अध्याय में। और इस तरह से आप देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव चिन्ह आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे दलों के साथ में एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम दिया है एनडीए, जबकि कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था यूपीए नाम का। वर्तमान में INDIA नाम से एक गठबंधन उसने तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से राजनीतिक दलों को हम लोग देखेंगे और अंत में देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम। यानी कक्षा 9 का पहला पाठ क्या था कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। जब हमने वहां देख लिया कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, तब 10वीं के आखिरी अध्याय में हम आकर देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या है। भाई, परीक्षा तो जरूरी है ना, तो लोकतंत्र क्या है, क्यों है, ये सब समझने के बाद अब उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। क्या वास्तव में लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार मिले? क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह है? क्या देश में न्याय और समानता बढ़ी है? ये सारी चीज़ों को हम इस अध्याय में देखेंगे और समझेंगे कि लोकतंत्र के फलस्वरूप हम नागरिकों को कितने अधिकार मिले हैं, क्या हम उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। सूचना का अधिकार है, पारदर्शिता के लिए सरकार क्या करे, हमने जो सरकार बनाई है वो सरकार आखिर कर क्या रही है, इसको हम अपनी आंखों से देख सकें, इसके लिए हमने क्या अधिकार मिले हैं और उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोकतंत्र के परिणाम वाले इस अध्याय में देखेंगे। इस तरह से आप लोगों को कक्षा 10 का चैप्टर पूरा होगा। अब आप एक बार फिर से देखिए, कक्षा 9 में आपने 5 अध्याय पढ़े ये, और कक्षा 10 में भी आप ये 5 अध्याय पढ़ेंगे। इसके पहले अब अपन बात कर लेते हैं कुछ पिछले संदर्भों की। कक्षा 6वीं में आपके 8 अध्याय हुआ करते थे राजनीति विज्ञान में, अब ये बदल गए हैं। कक्षा 7 में अभी भी 8 अध्याय हैं। अगले वर्ष नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपकी कक्षा 7वीं की और कक्षा 8वीं के भी किताबें बदल जाने वाली हैं। यानी अगले सत्र में हम ये नहीं पढ़ेंगे, किताबों का कंटेंट बदल जाएगा। कंटेंट लगभग यही रहेगा, प्रस्तुतिकरण का तरीका जो है वह बदल जाएगा। जैसे आज अपन देखते हैं कि कक्षा 6 में पहले कितने चैप्टर थे, ये देखिए आप। कक्षा 6 में राजनीति विज्ञान में 8 चैप्टर थे। अब जो है राजनीति विज्ञान में कुल चैप्टरों की संख्या हो गई है 1 2 3 4, यानी पिछले बार 8 चैप्टर की जगह अब अपन पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छपी हुई पहली किताब है ये, जिसमें हम 4 अध्याय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। इसमें आपको बहुत जूनियर लेवल से, बहुत बेसिक लेवल से बताया है कि परिवार कैसे बनता है, फिर परिवार से समुदाय कैसे बनता है, शासन करने की अवधारणा क्या होती है, आधारभूत लोकतंत्र क्या है। ये अपन ने इसी के पिछले कंटेंट में थोड़ा इसकी झलक अपन ने देखी है। और फिर गाँव में कैसे शासन व्यवस्था संभाली जाती है और क्षेत्र नगरों में कैसे संभाली जाती है। इसके बाद हम समानता, सरकार की जो भूमिका है स्वास्थ्य में उसको देखेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। फिर यहाँ पर जो अभी हमने 9वीं में 10वीं में बात की, जाति धर्म और लैंगिक मसले यहाँ पर देखेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में कैसे बड़े होना है। फिर महिलाओं की भूमिका देखेंगे, संचार के साधन, हमारे आसपास का बाजार और बाजारिक कमीज, ये तीनों अध्याय इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो किताब आ रही है उसमें आपको ये पृथक से देखने को मिलेगा। किताब एक ही है,
उसके विभाजन कर दिया, उसके अलग अलग भाग डिवाइड कर दिए हैं। वो आपको इस बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कक्षा 6वीं की जो सामाजिक विज्ञान विषय की नई किताब आई है, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नई किताब आ चुकी है। अब आपके दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में भी होगा कि आखिर क्या चेंजेस आया है, तो उसको लेकर के मैं बहुत जल्दी कक्षा 6वीं की नई सामाजिक विज्ञान विषय का कंटेंट आपको बताने की कोशिश करूँगा। और कक्षा 8 में हम यही देखते हैं फिर हमारा संविधान, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका और किस तरह से ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाली बातें आती हैं, तमाम चीज़ों को आपने कक्षा 8 में देखा। तो कुल मिलाकर कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक का एक पूरा पैकेज जब हम देखते हैं तब हम समझ में आता है कक्षा 6वीं में सामुदायिक जीवन, स्थानीय प्रशासन, समाज और सरकार की बुनियादी समझ के साथ साथ ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला प्रशासन के अलावा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को देखते हैं। कक्षा 7 में हम राज्य सरकार और लोकतंत्र की अवधारणा को समझते हैं और साथ में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा चुनाव, मीडिया और लोकतांत्रिक भागीदारी को देखते हैं। कक्षा 8 में हम भारतीय संविधान को समझते हैं, उसकी विशेषताओं को जानते हैं, संसद और न्यायपालिका की भूमिका देखते हैं, सामाजिक न्याय को देखते हैं। 9वीं में क्या देखना है ये अपन बहुत अच्छे समझ चुके हैं, फिर भी आपको बता दूं कि पूरी कक्षा 9 में लोकतांत्रिक अवधारणा, संविधान का निर्माण, संस्थाओं का कामकाज और चुनाव कैसे होते हैं ये बताया गया है। और इसी को गहराई के साथ जब हम थोड़ा और उतर जाते हैं तो 10वीं में हम देखते हैं कि लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उसमें विविधताओं को कैसे संभाला जाता है, कैसे जातियां अपना काम करती हैं, कैसे धर्म अपना काम करता है, लैंगिक समस्याएं कैसे सामने आती हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीति के लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है इसको अपन देखेंगे 10 में। तो इस तरह से हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण अंतर आप देखिए, कक्षावार विभाजन की बात करते हैं हम तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक हम पूरी तरीके से भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं, जबकि 11वीं से हमको विश्व राजनीति की झलक दिखाई देना शुरू हो जाती है और 12वीं में भी हमको यही दिखाई देती है। 11वीं में विश्व राजनीति की झलक दिखती है और 12वीं में हमको फिर विश्व राजनीति के अंतर्गत बनाए गए बहुत सारे संगठन इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। यानी विद्यालयी पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6 से 10 तक केवल भारतीय राजनीति पर जोर दिया गया है ताकि ये छात्र जो हैं अपने देश की शासन प्रणाली को, अपने लोकतंत्र को समझ सकें और फिर इतिहास के विभिन्न कंटेंट्स को राजनीति के साथ में जोड़ते हुए इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन बनाते हुए, अंतर अनुशासनात्मक संबंध, यानी राजनीति विज्ञान को इतिहास से जोड़ते हुए हम जाते हैं फिर विश्व राजनीति की तरफ 11वीं और 12वीं में। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेकर पढ़ेंगे 10 के बाद उनको ये बेहतर समझ में आएगा। इस तरह से कक्षा 6 से कक्षा 10 तक और 10 के बाद 11-12 में राजनीति विज्ञान किस तरह से प्रकट होती है आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, समझा और जाना। राजनीति विज्ञान को समझाने के लिए मैंने 2 भाग में ये वीडियो बनाया था। पहले भाग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम शुरुआती दौर से, आदि मानव के दौर से अपनी संस्थाओं का निर्माण करते आ रहे हैं, किस तरह से सरकार चलाने की, शासन व्यवस्था चलाने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को हमने छांटा कि इतनी सारी शासन व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक लोकतंत्र बहुत अच्छा है। अब जब लोकतंत्र अच्छा है तो हमने लोकतंत्र का पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक हिस्से को अलग अलग कर लिया। 9वीं और 10वीं में देख लिया कि लोकतंत्र अच्छा कौन सा होता है, लोकतंत्र बुरा कौन सा होता है और कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर बुरा है। फिर लोकतंत्र में संस्थाएं कैसे काम करती हैं और इसका नागरिकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये तमाम चीज़ें राजनीति विज्ञान को जब आप पढ़ लेंगे तब निश्चित रूप से आप एक अच्छे नागरिक तो भविष्य में बन ही पाएंगे। साथ में आप अगर इस समझ के साथ में जाएंगे, ब्रॉड समझ के साथ, कि राजनीति विज्ञान क्या है, कुछ नहीं है। राजनीति विज्ञान हमारे जीवन जीने की एक शैली है कि हमको किस नियम से जीवन जीना है, हमें सरकार कैसे बनानी है, उनकी संस्थाओं के कामकाज कैसे करवाना है, पुलिस कैसे काम करेगी, टीचर कैसे काम करेगा, हमारा समाज, हमारा बाजार कैसे काम करेगा, इनके लिए नियम कानून क्या होंगे, यही सब तो राजनीति विज्ञान है। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।